बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि आपका डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस आप क्या करते हैं कि अपने जो रिकॉर्ड होता है आपने उसको स्टोर करवाना होता है किसी स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, और किस फॉर्मेट में करवाते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स करवाते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम कहते हैं डेटाबेस जो कि डाटा को होल्ड करता है। ठीक है, अब डेटाबेस को होल्ड करने के लिए हमें कुछ इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए होता है कि जिसके अंदर हम लोग उस सारे डाटा को स्टोर करवा सकें। उसको हम कहते हैं बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है, वो ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके डेटाबेस को होल्ड करता है और स्टोर करवाता है, जहाँ पर आपने अपने रिकॉर्ड को स्टोर करना होता है। जी, तो अब आगे जो हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वो किस किस चीज़ पे कंसिस्ट कर सकता है। ठीक है, वो किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो वो होंगी उसका रिकॉर्ड, उसकी फाइल्स, यानी कि डेटाबेस किसके ऊपर कंसिस्ट करता है। ठीक है, मतलब वो किस पे मुश्तमिल है। अब जब हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया, वो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं। उसके अंदर हमारे पास आता है रिकॉर्ड्स, उसके अंदर आती हैं आपकी फाइल्स, आपकी आती हैं फील्ड्स। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि आप रिकॉर्ड किसको कहते हैं, फील्ड किसको कहते हैं, फाइल किसको कहते हैं, और जो डेटाबेस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे कि एक्चुअल में हमारे पास उसकी खसूसियात क्या हैं, जिसके अंदर आपने देखा था कि जो डेटाबेस है उसके अंदर आप लोगों को सीक्वेंशियल कुछ भी नहीं देखना पड़ता। ठीक है, सीक्वेंशियल आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ता। आपने जस्ट अपने डाटा को एंटर किया है, डाटा रिकॉर्ड को एंटर किया है, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको एक्सेस कर लिया। उसके अंदर आपको सीक्वेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका जो रिकॉर्ड है, आपका जो डाटा है, वो आपका जहाँ जिस तरह आप एंटर करें उसी तरह स्टोर हो रहा है। जब आपने उसको रिट्रीव करना है या फिर आपने उसको फैच करना है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी फैच होगा, या फिर उसको रिक्वाया भी आइडेंटिटी की बेस पर जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस ही मैटर नहीं करता, ना तो सीक्वेंस मैटर करता है रोज़ के अंदर, ना ही मैटर करता है कॉलम के अंदर। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी। अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, इसका मतलब हुआ कि हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। मतलब वो कैसा दिखेगा, दिखने में कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, किस किस चीज़ पे वो कंसिस्ट करेगा। दूसरी चीज़ ये कि वो प्रोसेस क्या होगा, हम लोगों ने उसके बारे में स्टडी करना है। प्रोसेस कहते हैं किसी भी चीज़ के अमल को। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपने कुछ भी खाने का बनाना हो, तो आप किसी के खास मेथड को फॉलो करते हैं कि आपने सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ करनी है, फिर कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। तो ये ही डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है कि जिसके अंदर हमने डेटाबेस को अगर हमने डिज़ाइन करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, और जब भी डिज़ाइन किया जाएगा तो हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास बात आती है वो है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं। एनालाइसिस द स्टेज वाइल डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस, हमें कौन कौन से स्टेप्स को ऐसे गुजरना पड़ता है जब भी हम लोग डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ना है, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है कि जब हम लोगों ने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, ठीक है, जब हमने उसकी प्रोसेसिंग की तरफ आना है, तो हमें किन किन स्टेप्स को देखना पड़ेगा, किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। समझ आ गई। और उसके बाद सबसे पहले जब हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो एनालिसिस क्या होता है जी, तो एनालिसिस होता है कि ऐसा प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ होता है, जो ऑलरेडी रियलिटी में बेस करता हो, रियलिटी पे बेस करता हो, उसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई आइडिया सोच रहे हैं कि आपने ये डाटाबेस को डिज़ाइन करना है, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। ठीक है, वो इमेजिनेशन में आप सोच रहे होंगे, तो वो एग्जिस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि वो भी रियलिटी पे बेस ही नहीं करता। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो कि रियलिटी पे बेस्ड है, जैसे आपका कॉलेज का सिस्टम रियलिटी पे बेस्ड है, तो दैट इज़ योर एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो एनालिसिस क्या होता है कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करें, इसको कहते हैं हम लोग एनालिसिस। ठीक है, तो द बेसिक पर्पज ऑफ एनालिसिस इज टू नो विच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द करंट सिस्टम। सबसे पहले तो हमें मेन देखना होता है कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने जा रहे हैं
करंट सिस्टम के अंदर, ठीक है। और एनालिसिस क्या करते हैं, द एनालिसिस ऑल्सो डिटरमाइंस व्हाट शुड टेक प्लेस इन अ न्यू सिस्टम। जब हमने न्यू सिस्टम को बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें हमने और इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम जब भी डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे उन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज आती है, स्टेज नंबर 1, उसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। हाँ जी, तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है जी? तो फिजिबिलिटी स्टडी होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? जब भी आपने कुछ भी बनाना हो या कुछ, जैसे आपने खाने की डिश बनानी हो, तो आप सबसे पहले उसकी रेसिपी पूछते हैं, ठीक है। और रेसिपी पूछने के बाद आप अपने बजट का हिसाब लगाते हैं कि वेदर आप उस बजट को बजट में वो अपनी चीज़ रिक्वायर्ड जो भी आपने रेसिपी बनानी है वो बना सकती हैं या नहीं। मतलब आप पूरा हिसाब किताब देखती हैं। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यही होता है, जब भी आप किसी सिस्टम को बनाने जा रहे हैं तो आप उससे पहले सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करें कि वेदर जो आपको चीज़ें चाहिए इसके अंदर, जो आपका आइडिया है वो क्या उसको सपोर्ट करता है या नहीं, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम। जो भी हमें डेटाबेस सिस्टम चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने देखना हो, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स हम खुद से करें, खुद से उसके आंसर्स को इन्वेस्टिगेट करें। इट डिटरमाइंस whether the proposed system is affordable। ये हमें बताएगा कि हम लोगों ने जो बनाने जाना है वो क्या अफोर्ड हम कर सकते हैं, क्या हमारी कॉस्ट उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाएगी, हमारा बजट उसमें कवर हो पाएगा, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। तो क्या हम लोग जो भी आइडिया हमारे पास है क्या हम उसे प्रपोज कर सकते हैं, क्या हम उसको रियलिटी में लेके आ सकते हैं, क्या हम उसके ऊपर काम करना पॉसिबल है या नहीं। और अगर हम लोग उसके ऊपर लेट सपोज बना देते हैं तो क्या वो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, क्या वो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करेगी, जो भी कस्टमर्स उसके लिए बनाए जा रहे हैं, कस्टमर्स जिनके लिए बनाया जा रहा है, तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकेगा, ये वो उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। ये फिजिबिलिटी स्टडी होती है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। ये उस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है कि आपने जिस भी एरिया में बनाना है, ठीक है, तो आप उसको लिए क्या क्या चीज़ें मतलब स्पेसिफाई कर देना कि लेट्स सपोज आप अगर आपने फूड के बेस्ड कोई डाटाबेस बनाना है तो अब आप उसे किसी फैक्ट्री में तो नहीं बनाएंगे, जाहिर सी बात है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह का काम होगा आप वहीं पे इस आइडिया को प्रपोज करेंगे ना। तो द आइडिया डिपेंड्स अपॉन द एरिया कि वहाँ कहाँ पर आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अ स्पेसिफिक फंड इज एलोकेटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड। और जब प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है या कर दिया जाता है तो हमें फिर उसके फंडिंग को देखना पड़ता है कि वेदर हमारी जो फंडिंग है वो उसको फुलफिल कर पाएगी या नहीं। अ प्लानिंग इज डन फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर उससे प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाने जाना है उसको इम्प्लीमेंट जिसको करना है, हम लोग उसकी प्लानिंग को करते हैं कंफर्म कि वेदर हमने ये सारी ही लिस्ट तैयार किया, हम इस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं, हम इसी क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर हम उसको आंसर्स कर देते हैं। इसका मतलब हमारे जो रिक्वायर्ड हम जो बनाने जा रहे हैं आइडिया वो हमारी सारी डिमांड्स को पूरा कर रहा है, हमारे बजट को फुलफिल कर रहा है और हमारी एक्सेप्टेंस कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है, यूज़र जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखते हैं। अ प्रॉपर मार्केट एनालिसिस इज ऑल्सो कंडक्टेड अलॉन्ग विद ऑल दीज एक्टिविटीज़। और इस सब के साथ साथ हम एक मार्केट एनालिसिस भी करते हैं कि वेदर हम आइडिया प्रपोज तो कर दें, बाद में हम इसकी मार्केटिंग कर पाएंगे ताकि लोगों को इस अवेयरनेस और लोग इस बारे में जानें और लोग फिर उसको यूज़ करें, ताकि फिर आप लोगों को आप जिसके लिए आपने आइडिया बनाया है, जिसके लिए आपने ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाया है, तो उनको फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ये सब कुछ हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जी। तो उसके बाद आती है आपके पास सेकंड स्टेज में आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस जी। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है? रिक्वायरमेंट तो हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि हमें दरकार हो, हमें ज़रूरत हो किसी चीज़ की, ठीक है, उसके बारे में एनालिसिस करना, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट। ऐसी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रोजेक्ट के बारे में जो भी हम लोगों को चीज़ें चाहिए हम उस चीज़ को स्टडी कर सकें, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसको इकट्ठा करें, हम उसके बारे में स्टडी करें, उसके बारे में जानें। These requirements include the possible inputs for database
एंड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इस रिक्वायरमेंट्स में अब क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमें जो बेसिक चाहिए होता है वो होता है कि हम लोगों ने किस तरह के इनपुट्स रिसीव करने डाटाबेस के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने डाटाबेस अब बनाना है किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसके बारे में रिक्वायर्ड डाटा लेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप उसके लिए फ़ोन नंबर भी रिक्वायर होगा। अब आपने जब फ़ोन नंबर को लेना है तो फ़ोन नंबर का एक खास फॉर्मेट है कि वो 11 से एक्सीड नहीं करेगा। इसके अलावा वो सिर्फ नंबर्स को लेगा, वो आपके अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स को नहीं लेगा, ना ही स्पेशल कैरेक्टर्स को लेगा। तो ठीक है, उसका जो इनपुट स्टाइल है, इनपुट जो उसके लिए पॉसिबल है वो है नंबर्स। ठीक है, तो कि डाटाबेस को जब हमने डिज़ाइन करना है तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने किस टाइप का इनपुट, किस टाइप का डाटा सेलेक्ट करना है, किस टाइप के डाटा को लेके चलना है। उसके बाद आती है रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर उसको एक्सेप्ट किया तो आपको डाटाबेस आपको कौन कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने अब डाटा निकालना है कुछ एम्प्लॉयज़ का जिनको आपने फ्री करना है और जिनकी जॉइनिंग 2019 में हुई है। ठीक है, तो अब आपने रिक्वायर्ड 2019 के डाटाबेस के अंदर से देखना, वो रिकॉर्ड के अंदर से देखना है 2019 के एम्प्लॉयज़ कौन से हैं। ठीक है, तो फिर आप जस्ट उसका डाटा फैच करेंगे। तो ये फंक्शनैलिटी आपको आपका डाटाबेस प्रोवाइड करेगा कि आप इस चीज़ को इस चीज़ को अगर आपको ज़रूरत है तो डाटाबेस आपको प्रोवाइड कर रहे या नहीं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं द यूज़र डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम। जब भी किसी कस्टमर ने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई भी आइडिया देना हो कि किसी डेवलपर को जाके बताना हो कि हमें ये चीज़ें बना के दें किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, बेशक वो डाटा बेस है, वो बेशक कोई एप्लीकेशन है, तो उसमें सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। कस्टमर डिमांड क्या कर रहा है, तो सबसे पहले डेवलपर यही देखेगा कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है और वो क्या क्या फंक्शनलिटी चाहता है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ हम देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट की प्लानिंग। जी, तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या होती है, जब भी हमने कुछ भी करना हो तो हम लोगों को किसी ना किसी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो प्लानिंग क्या करती है, वो प्लानिंग डिसाइड करती है कि आपने किन किन प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है, उन प्रोसेसेस को कैसे लेके चलना है, उनके स्टेप्स क्या हैं, उसकी टाइमिंग क्या होगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको किन किन स्टेप्स में पड़ेगी, ये सब कुछ प्लानिंग बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे अब अगर आपने कुछ भी करना है, लेट्स सपोज आपने लेसन प्लानिंग करनी है, आपने पेपर्स की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे आपने किस चैप्टर को पहले स्टार्ट करना है, क्या उसका स्टार्ट करना है, पहले शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, उसका ऑब्जेक्टिव वर्क कब करना है और इस चैप्टर को कितना टाइम लगेगा आपको, और फिर करने के बाद आप इसकी प्रेप दोबारा करने के लिए आप टेस्ट देंगे एंड सो ऑन। ये आपकी प्लानिंग है। तो जब भी हमने किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना हो, प्रोजेक्ट को बनाना हो, तो हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी करते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड स्केड्यूल मस्ट बी डेवलप्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। एक तफसीली प्लानिंग हमें करनी पड़ती है किसी भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने से पहले, और उसका स्केड्यूल डिसाइड करना पड़ता है। अब स्केड्यूल क्या होता है, जैसे आपका कोई टाइम टेबल होता है, जैसे आप अपने लेक्चर्स लेने जाते हैं तो आपको कोई खास टाइम टेबल गिवन होता है कि इस टाइम पे इस टीचर का लेक्चर है, इस सब्जेक्ट जो कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है इस गिवन टाइम के अंदर। ठीक है, और इस टाइम पे आपकी ब्रेक है, इस टाइम पे आपका ऑफ टाइम है। तो ये बाकायदा क्या है, स्केड्यूल जो डिसाइड करता है कि आपने कब कौन सा काम करना है और किस टाइम को कितना किस काम को कितना टाइम देना है। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं स्केड्यूल के अंदर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें आपने डिटेल में सब चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, डिटेल में आपने किसी चीज़ को लिखना है कि आपको इसी सिस्टम की क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको कौन कौन से लोग चाहिए, किस किस तरह का मटेरियल चाहिए, किस किस तरह का डाटा चाहिए, किस किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सब कुछ हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। और यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग में डिसाइड होता है कि आपके कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोजेक्ट को बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। और प्रोजेक्ट को बनाने का मतलब ये नहीं कि जस्ट सिस्टम को बना दिया और उसकी कॉस्ट डिसाइड कर ली। प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है, मतलब ये हुआ कि जब आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें सिर्फ एक पर्सन थोड़ी बनाएगा, उसके लिए किसी टीम को एंगेज करना पड़ेगा। और जब टीम को एंगेज की जाएगी तो जाहिर सी बात है उनको आपको पे भी करना पड़ेगा, और जब आप उसको पे करेंगे इसका मतलब उसमें आपकी कॉस्ट लग रही है। तो ये चीज़ें जो सी होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आती है। और डिफरेंट कॉस्ट फैक्टर्स आप किस किस तरह के हो सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो हो सकता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कैसे आती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेट्स सपोज कोई सिस्टम कोड बनाना है, डेटाबेस बनानी है, आपको किसी कस्टमर ने डिमांड की है कि जी मुझे ये डेटाबेस बना के दें, तो फिर अब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है? सबसे पहले तो सबसे आपके पास हार्डवेयर्स का होना ज़रूरी है, आपके पास सिस्टम्स होना ज़रूरी है। सिस्टम्स का मतलब आपके पास कंप्यूटर सेट होना चाहिए, आप उसके अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करें, जो भी आपने काम करना है वो आपके पास सिस्टम के ऊपर होगा, किसी हार्डवेयर को यूज़ करते हुए होगा। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर की कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर कुछ आपको ऐसे चाहिए होते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के प्लानिंग में इस्तेमाल होते हैं, प्रोजेक्ट को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब प्रोजेक्ट को बनाने में फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मैनुअली काम करवाते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आप अपना फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल स्टार्ट में काम किया, अब आपको बिल्कुल नहीं पता कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, और आप जस्ट मैनुअली कोडिंग के साथ काम कर रहे हैं और अपना डिज़ाइन बनाई जा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करी जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको आइडियाज़ खुद ही क्लियर होते जाएंगे कि इस काम को करने के लिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके सबसे फेमस एग्जांपल आपकी फ़ोटोशॉप, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकें, आप इसके लोगो डिज़ाइन कर सकें, आप अपनी मर्ज़ी से पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, ग्राफिकली कर सकते हैं, आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, पिक्चर्स के कंटेंट के रिलेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं, वॉट। तो ये आपको सॉफ्टवेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि डेटाबेस बनाने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आपकी टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ आपकी प्लानिंग, जब आप जिस तरह की टेस्टिंग करते हैं ना, यूनिट टेस्टिंग करते हैं या फिर आप मर्ज टेस्टिंग करते हैं, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर उनसे आपको हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको आपके सिस्टम्स के मुताबिक रिक्वायरमेंट लेते हैं और डिज़ाइन कर देते हैं आपका मॉड्यूल, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो उनसे होते हैं ना, ये कॉस्टली होते हैं। कुछ आपको मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं और कुछ आपको ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, कुछ को आपको कॉस्ट मंथली देनी पड़ती है, कुछ को वीकली देनी पड़ती है, कुछ को ईयरली देनी पड़ती है, एंड इट डिपेंड्स, ठीक है। ये होता है सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ठीक है। तो जब भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट का भी आपने इसकी बजटिंग करनी है, आपने इसकी प्लानिंग करनी है कि आपका किस हार्डवेयर पे कौन सा कितनी कॉस्ट आएगी, और जब आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उस बेस में आपको कौन सी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आती है बात सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स। मतलब कि अब एक पर्सन ने तो इतना बड़ा सिस्टम डेवलप नहीं करना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक को तो कोडिंग नहीं आती। लेट सपोज आपने कोडिंग के लिए एक पर्सन रखा है, प्लानिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेगा, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, उसके लिए एक पर्सन रखा है। उसके बाद आपने ज़्यादा हर टास्क के लिए अलग पर्सन करके एक टीम बना दिया। एक पर्सन जो है टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, एक पर्सन जो है आपके पास वो जो करते हैं क्वेश्चनर्स के लिए रखा हुआ है, कि ताकि आप जो कस्टमर से डीलिंग के लिए रखा हुआ है, जो कि आपके मॉड्यूल को कस्टमर को दिखाएगा, उससे फीडबैक लेगा एंड देन रिस्पॉन्ड टू यू बैक। उसके बाद आपने इतने ज़्यादा टीम मेंबर्स रखे हैं, कुछ इसके ग्राफिकली डिज़ाइनिंग के, क्योंकि अब सब लोगों को बैक एंड की कोडिंग नहीं आती, कुछ लोग फ्रंट एंड कोडिंग के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपका वो जो भी सिस्टम है आपका वो दिखने में कैसा होगा, वो आपका यूज़र फ्रेंडली कैसे बनेगा, उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स आपके फ्रंट पे होंगे और आप किस तरह काम करेंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर्स को बनाने में बेशुमार लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको एक पूरी टीम तैयार करनी पड़ती है, आपको टीम बनानी पड़ती है, टीम की ज़रूरत पड़ती है। और इस टीम के अंदर आप एक पर्सन पर डिपेंड नहीं करते, आपको हर टास्क के लिए उसके एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो एक्सपर्टीज होंगे वो आपके सिस्टम को अच्छे से बना भी सकेंगे और आपको अच्छे से उसका रिजल्ट भी देंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, आपको इस चीज़ में भी कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट की प्लानिंग में। जब भी प्रोजेक्ट आपने बनाना है आपने उसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है एंड द लीस्ट स्टेप, जिसके अंदर आप देखते हैं कि डाटा को एनालाइज कैसे करना है। अब यहाँ बात आती है डाटा की। डाटा क्या होता है? डाटा आपका होता है आपके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, जो कि रॉ फॉर्म में है, जो कि अरेंज या सिक्वेंशली, उसकी कोई फॉर्मेट नहीं है, जस्ट डाटा है, ज़्यादा सी चीज़ें हैं इसके अंदर और कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। अब हमने उस चीज़ को एनालाइज करना है। डाटा एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनालिसिस बाय डिजाइनिंग अ डाटाबेस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़:
डाटाबेस जब भी आपने डिज़ाइन करना है आपने उसके अंदर से डाटा रिक्वायर, ज़ाहिर सी बात है डाटा की बेस के ऊपर ही आप एक सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, डाटाबेस को बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो उनसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि डाटा के साथ कैसे डील किया जा रहा है। अब इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है डाटा फ्लो डायग्राम, जिसको हम कहते हैं DFD। हर चीज़ को जब भी आप बनाते हैं उसका कोई ना कोई ख़ास फ्लो होता है जो कि आपको बताता है कि अगर आप ये स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ये दिखाएगा, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आप इस चीज़ को फेस करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आप इस चीज़ को फेस करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, जब भी आपने किसी सिस्टम को बनाया, किसी डाटाबेस को बनाया, तब अब आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर डाटा के साथ डीलिंग कर रहे हैं ना, तो डाटा आपका पास हो रहा है। अब डाटा जब पास हो रहा है तो उसमें आप देख रहे हैं कि डाटा का फ़्लो किस तरह जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, किसी एप्लीकेशन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करवाते हुए सबसे पहले तो आपसे आपका नाम पूछेगा, फादर नेम पूछेगा, और उसके बाद आपसे लेट्स सपोज अगर आपने किसी भी नॉर्मल गेम के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपसे आपकी एज और आपका जेंडर भी पूछ लेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर तो आपको किसी ने इनवाइट किया हो तो आपका वो रेफरेंस से पूछ लेगा, अदरवाइज डिपेंड्स कि आप किस तरह की ऐप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये होगा कि जब आप इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले वाले पेज के अंदर आप अपना नेम वगैरह एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे आप एज वगैरह एंटर करेंगे, उसके बाद आप अब से कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपने उस चीज़ का जवाब देना होगा। सिलेक्शन होगी मेल एंड फीमेल जेंडर्स की। ठीक, आपने अपने प्लेयर को डिसाइड करना, प्लेयर का नाम क्या होगा, उसकी ड्रेसिंग कैसी होगी, मतलब एक ख़ास सीक्वेंस है जिसमें डाटा जा रहा है। ये कॉमन एग्जांपल है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में बैकएंड में आपका डाटा मूव कर रहा है, डाटा फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ को जब आप प्लेन फॉर्म में किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी ग्राफिकली फॉर्म में आप शो करेंगे तो वो DFD कहलाएगा, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, ऐसी डायग्राम जो कि आपके डाटा के फ्लो को बताए उसको हम कहेंगे DFD। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स पढ़े होंगे। फ्लो चार्ट्स के अंदर क्या होता है कि आपका डाटा मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि उसमें आप देखते हैं कि क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास जो डाटा है ना वो फ्लो कर रहा था, वो किस तरह कर रहा था। देखते हैं कि पहले ये स्टेप है, उसके बाद आपका डाटा इस फॉर्म में जाएगा, इस तरफ से जाएगा, इधर गया तो ये ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आप ये सिलेक्ट करते तो ये आ जाएगा, अगर दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। तो डाटा फ्लो डायग्राम आपको बताती है कि आपका डाटा का फ्लो किस तरफ से है, कहाँ पे डाटा जाएगा, सबसे पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ को आपको फेस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपके डाटा का रिजल्ट क्या होगा। तो ये हम सारा कुछ डाटा एनालिसिस के अंदर देखते हैं। उसके बाद आ जाती है डिसीजन टेबल्स। ये टर्म क्या होती है, ये ऐसे टेबल्स है जिसका जो कि डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल्स डाटाबेस के अंदर आपका रिकॉर्ड टेबल्स की फॉर्म में शो होता है ना, तो आपने टेबल्स की फॉर्म में रिकॉर्ड को शो कर दिया। अब टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे तो आपके डाटा को वो रिट्रीव करके आपको फैच करके देंगे या आपकी स्क्रीन पर शो करवाएंगे। ठीक है, तो जब आप डिसीजन टेबल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं कि आपने जो आपके जो टेबल्स हैं वो आपस में कनेक्ट है, लॉजिकली कनेक्ट होने चाहिए। और जब वो लॉजिकली कनेक्ट हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि जब आपने एक रिकॉर्ड को फैच किया और अब आपको दूसरी टेबल का दूसरे रिकॉर्ड को फैच करना है इसी के साथ, तो फिर आप उसको ईजिली कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ कोडिंग्स रिक्वायर्ड होती है कि आपने इसके अंदर किस तरह डिसीजन मेकिंग करनी है। इसके अंदर कुछ क्यूरीज आपको लगानी पड़ेंगी, उसको हम कहते हैं डिसीजन टेबल्स। और उसके बाद आती है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज क्या होती हैं, इसके अंदर ये आपके ट्री फॉर्मेट में डाटा को रखा जाता है, ट्रीज के फॉर्मेट आपको सॉर्टिंग की जाती है। इसके अंदर डिसीजन ट्रीज के अंदर आप लोग ना एक लिहाज से डाटा को फैच करने की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं कि किस किस तरह से आप डाटा को फैच कर रहे हैं। ट्रीज़ में तो आपको पता ना कि एक रूट होता है, उसकी ब्रांचेस चलती हैं और उसकी ब्रांचेस फैलती जाती हैं। पेरेंट एक ही होता है, रूट एक ही होता है, उसके नोड्स डिफरेंट होते हैं, उसके चाइल्ड्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाटा एनालिसिस के जब आपने एनालाइज करना है तो उसके अंदर आपने डाटा को किस तरह अपने डिज़ाइन मतलब स्टेप में एनालाइज करना है, तो उसके अंदर आपके पास कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको बताती हैं कि डाटा का फ्लो कैसा है, डिसीजन टेबल्स क्या हैं, डिसीजन ट्रीज़ क्या हैं। तो ओवरऑल जो आपने पढ़ा कि डाटाबेस को जब भी आपने डिज़ाइन करना है तो आपको किस किस चीज़ के स्टेप्स को देखना पड़ता है, एनालिसिस क्या होता है,
दोबारा बता देते हैं कि एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना है, जो भी सिस्टम आपका करंट मौजूद है उसकी एक्टिविटीज़ को देखना है ध्यान से कि आपकी कौन सी एक्टिविटी क्या परफॉर्मेंस दे रही है, और उसके बाद आपने उसकी बेस पे एक नया सिस्टम प्रपोज करना है, और नए सिस्टम में आप बताएंगे कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह होंगी और किस तरह आप उसको डिज़ाइन करेंगे, मज़ीद इन्हेंस किस तरह करेंगे नए सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने को ने देखा कि जब भी डाटाबेस को डिज़ाइन करना है, डाटाबेस को बनाना है, तब आप लोगों को 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। 4 स्टेप्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी को। फिजिबिलिटी स्टडी में आप देखते हैं कि जब आपने डाटाबेस को डिज़ाइन करना है तो स्टार्टिंग में आप अपने आइडिया की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं कि आपने जो आइडिया प्रपोज किया है वो इधर अफोर्डेबल है भी है या नहीं, क्या आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर भी सकते हैं या नहीं, क्या अगर आप इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर दें तो वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। इसके अलावा आप इसकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया उसकी फंडिंग आप कर सकते हैं या नहीं, आपके बजट में आता है या आप उसको इम्प्लीमेंट करवा भी सकते हैं या नहीं, ये सारा कुछ हम देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप देखते हैं कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आप बनाने जा रहे हैं सिस्टम, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हम स्टडी जब भी करते हैं तो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि आपने जो भी डाटाबेस बनाना है या फिर जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, प्रपोज सिस्टम जो भी आप करने जा रहे हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है यूज़र की, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रोजेक्ट की प्लानिंग। प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर आप क्या देखते हैं? प्रोजेक्ट की प्लानिंग में आप देखते हैं कि जो भी आप प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, जो जिस भी सिस्टम को आप आगे जाके डेवलप करने जा रहे हैं, तो वो उसके अंदर आपने क्या किस तरह लेके चलना है, आपका क्या स्केड्यूल होगा, किस एक्टिविटी को आपने कितना टाइम लगाना है, किस मॉड्यूल पे आपने कितना टाइम लगाना है, किस मॉड्यूल पे कितनी कॉस्ट आएगी, किस मॉड्यूल पे जाके आपको दूसरे मेंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, किस मेंबर ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, उसकी प्लानिंग देखना कॉम्प्रिहेंसिवली, एक डिटेल फॉर्म में इसकी प्लानिंग देखना, उसका स्केड्यूल डिसाइड करना कि किस चीज़ को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फिर अब आपने इसके अंदर कॉस्ट फैक्टर्स को भी देखना होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जब आपने हार्डवेयर्स को यूज़ करना है या सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है तो किस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे कितनी कॉस्ट आएगी, को आपको अगर तो एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत है, फिजिकली हार्डवेयर एक्स्ट्रा की ज़रूरत है तो कौन सी कितनी कॉस्ट आएगी। उसके बाद जब अगर आपने उसको रन करवाना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो जब आपने सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। और फिर जब आपने ये सारा सिस्टम बनाना है, साथ साथ आप लोगों ने फिर टीम को भी हायर करना है, टीम मेंबर्स को हायर करना है। टीम मेंबर्स का कौन कौन सा टास्क होगा, किसने फ्रंट एंड की कोडिंग करनी है, फ्रंट एंड किसने डिज़ाइन करना है, किसने उसकी टेस्टिंग करनी है, किसने मॉडल की डाटा को कलेक्ट करना है, ये सारा कुछ जब आपने देखना है तो आपने टीम मेंबर्स की सैलरीज़ को डिसाइड करना है, और किस मेंबर की कितनी सैलरी होगी, ये सारा कुछ देखना आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर। इन 3 स्टेप्स के बाद जो आपके पास लास्ट स्टेप आता है वो होता है डाटा एनालिसिस, जिसके अंदर आपने डाटा को एनालाइज करना है कि आपका डाटा जो है वो किस तरह जाएगा, किस तरह उसका फ्लो क्या होगा, किस डाटा मतलब जो भी सिस्टम के अंदर आप वर्किंग करने जा रहे हैं वो किस बेस पे होगी, किस तरह होगी, आप उसको पिक्टोरिकली या फिर ग्राफिकली आप शो करते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आपने अगर आइडिया को प्रपोज करना है तो आप पेज और प्लेन पेपर के ऊपर भी आप इस आइडिया को प्रपोज करते हैं, जिसके अंदर आप डाटा का फ्लो बताते हैं कि डाटा आपका इस तरह जाएगा, यूज़र ने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो ये होगी एंड सो ऑन। तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज़ का ना, जो कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ है जिसमें हम देखते हैं, जिस तरह सबसे पहले डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू देखते हैं, डिसीजन टेबल्स के थ्रू देखते हैं, हमारे डिसीजन ट्रीज के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपके डिज़ाइनिंग डाटाबेस के लिए ज़रूरी होते हैं। जब भी आपने किसी डाटाबेस को बनाना है, किसी डाटाबेस को डिज़ाइन करना है, या फिर किसी करंट सिस्टम को अपने न्यू सिस्टम में टर्न करना है, या फिर करंट सिस्टम के अंदर आपने चेंजिंग लेके आनी है, तो इसका मतलब आपको नए सिरे से तो काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको उस सिस्टम को मुकम्मल तौर पे स्टडी करना पड़ेगा, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो रिक्वायर्ड रनिंग सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अंदर अगर आपने चेंजिंग लानी है तो किस तरह लेके आएंगे। फिर उसके अंदर 4 स्टेप्स है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास फिजिबिलिटी स्टडी पड़ी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ा, प्रोजेक्ट की प्लानिंग पड़ी, डाटा एनालिसिस किया, ये सारा कुछ आपने देखना है।
ठीक है। और ये चीज़ें आपके डिसाइड करेंगे जो भी आपने डेटाबेस बनाना है वो किस तरह का बनेगा। फिर जितनी परफेक्शन के साथ आप स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे उतनी ही परफेक्शन के साथ आपका डेटाबेस बनेगा, उतनी परफेक्शन के साथ आपका डेटाबेस डिज़ाइन होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े कि एनालिसिस क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होता है डेटाबेस को डिज़ाइन करने के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मॉडलिंग को देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, हम इस चीज़ों को देखेंगे और उसको हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इसी तरह मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।